पाकिस्तान से मिट गए, जहां दुर्योधन का ननिहाल था गंधार, जो अब कंधार कहलाता है, अफगानिस्तान कहलाता है। जैसे राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, जैसे वहां से खत्म हो गया, जिसको आज की डेट में पेशावर कहते हैं, पाकिस्तान कहलाता है। जैसे ढाकेश्वरी ढाका से मिट गए, बांग्लादेश से मिट गए। अगर ये दो महापुरुष नहीं होते तो शायद आज भारत की स्थिति कुछ और होती। इसलिए हमें दिन में एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को और गुरु गोविंद सिंह जरूर याद रखना चाहिए। और मैं आज आपके नांदेड़ की इस धरती से कहता हूं, इस पवित्र भूमि से, ये वीडियो मेरा 5-6 करोड़ लोगों तक जाएगा, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार आइए नांदेड़ में, परली बैजनाथ जी का दर्शन करिए, औंधा नागनाथ जी का दर्शन करिए, और सचखंड गुरुद्वारे में दर्शन करके देखिए कि कैसे हमारे माता ने, गुरु गोविंद सिंह तो छोड़िए, उनकी माता जी ने कैसे युद्ध किया था, किन किन अस्त्रों का युद्ध किया था। एक बार आप देखिए, फिर आप समझ में आएगा। विषय आज आपने जो रखा हुआ है, समान नागरिक संहिता। 1947 में देश आजाद हो गया, तो ये हुआ, अब आगे देश चलेगा कैसे? तो ये हुआ, एक संविधान बनाया जाए। 300 लोगों की कमेटी बन गई, उन्होंने काम शुरू किया। 3 साल तक लंबा उस पर चर्चा हुआ, मंथन हुआ। जो पुरानी वाली संसद थी, अभी कुछ दिन तक पहले वही संसद थी, अब वो पुरानी हो गई, अब तो एक नई संसद बन गई। उसी संसद भवन में रेगुलर बैठक हुआ करती थी, चर्चा हुआ करती थी। दुनिया के 10 देशों का संविधान पढ़ा गया, जापान का संविधान पढ़ा गया, फ्रांस का संविधान पढ़ा गया, अमेरिका का संविधान पढ़ा गया, कनाडा का संविधान पढ़ा गया, रूस का संविधान पढ़ा गया, 10 देशों का संविधान पढ़ा गया। पढ़ने के बाद यह तय हुआ कि हर एक देश, 10 देशों में बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाई गई, और फिर यह तय हुआ कि हम एक अपना नया भारत बनाएंगे। संविधान में 22 पार्ट रखा गया, 22 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे। और प्रत्येक पार्ट के पहले एक चित्र रखा गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 है, पार्ट 15, वो इलेक्शन से रिलेटेड है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा, वो इलेक्शन कराएगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन ऐसे होगा, उपराष्ट्रपति का ऐसे होगा, सांसद विधायक ऐसे चुने जाएंगे, पूरी एक प्रक्रिया लिखी हुई है संविधान में। उस पार्ट 15 के पहले 2 महापुरुषों के चित्र थे, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा गुरु गोविंद सिंह का। और उद्देश्य क्या था? चैप्टर 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, और इलेक्शन वाले पार्ट पे गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी की फोटो रखी गई कि जब आदमी इलेक्शन वोट देने जाए तो 2 महापुरुषों को याद रखे। किसको किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह को, और उनको ध्यान में रखते हुए वोटिंग करे, न कि जाति के आधार पर वोट करे, भाषा के आधार पर वोट करे, क्षेत्र के आधार पर वोट करे, या किसी और आधार पर वोट करे। 22 पार्ट में एक राम दरबार था, फंडामेंटल राइट के पहले, पार्ट 3 के पहले फंडामेंटल राइट था। एक पार्ट के पहले हनुमान जी की फोटो थी। संदेश यह था कि जो हमारे सांसद विधायक हैं, हनुमान जी के तरीके निस्वार्थ भाव से काम करें। हनुमान जी के तरीके करते हैं कि नहीं करते, आप लोग खुद ही जानते हो, ज्यादा बताना नहीं उसमें। एक पार्ट के पहले भगवान बुद्ध की फोटो थी। एक पार्ट के पहले हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की फोटो थी। एक पार्ट के पहले नेताजी की फोटो थी। ऐसे 22 चित्र थे, लेकिन सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा, और ऐसा काटा कि वो 22 के 22 चित्र निकल गए। अगर शायद वो 22 चित्र रहे होते संविधान में, तो 77 में सेकुलर शब्द जोड़ा ही नहीं जा पाता, जोड़ ही नहीं सकते थे। क्योंकि राम की फोटो, कृष्ण की फोटो, अर्जुन की फोटो, हनुमान जी की फोटो, भगवान महावीर की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो, छत्रपति शिवाजी की फोटो, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की फोटो, इतनी फोटो के बाद आप उसको सेकुलर जोड़ कैसे पाओगे? मेरा यह मानना है कि जो 1977 में महापाप हुआ, कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जो महापाप किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दिया,
प्रियम्बल में कोई शब्द जोड़ने का मतलब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना। इसकी फाउंडेशन नेहरू जी ने रख दिया था संविधान से चित्रों को निकाल के। पिताजी ने संविधान से चित्रों को निकाला, भगवान राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध के, और बेटी ने बाद में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया। उसका क्या दुष्परिणाम है, क्या क्या है, आप सब समझदार हैं। नहीं है तो अभी चर्चा करने का समय नहीं है, आप लोग उसको आगे भी सोच सकते हैं क्या क्या हुआ है। लेकिन एक बात यह तय हुई कि भारत में कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। अब उस समय 3 पर्सनल लॉ चल रहे थे। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा था, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा था, और 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा था। हिंदू मैरिज एक्ट तो बना नहीं था। हिंदुओं को पूरी स्वतंत्रता थी, वो जैसे रहे, जैसे चाहे वैसा काम अपने तरीके से रहे। लेकिन फिर संविधान निर्माताओं ने बोला कि काम करेंगे, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट सब हटा के एक नया कॉमन सिविल कोड बनाएंगे। और उसकी जो नंबरिंग थी वो आर्टिकल 35 थी। इनफैक्ट वो पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में रीनंबर करके उसको आर्टिकल 44 कर दिया और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया। ये क्या है, कैसे है, इस पे मैं आऊं उससे पहले मैं आप लोगों से एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। हालांकि उसके लिए आपने मुझे बुलाया नहीं है। आखिर पूरी दुनिया में अशांति क्यों है? गंधार अशांत है, काबुल अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, हमारा कश्मीर अशांत है, बंगाल के बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट अशांत हैं। इस अशांति का मूल कारण क्या है? आखिर क्या समस्या क्या है? या आप लोग बाद में गूगल करना, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, ऐसे आतंकवादी संगठन जिसको यूएन ने बैन किया हुआ है, उनके मैं कुछ नाम आपको लेता हूं, आपको बाद में गूगल पे मिल जाएगा डिटेल। आतंकवादी संगठनों का नाम है अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन अबियान, अल हरमैन, अल इत्तिहाद, अल मोरबेन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल इस्लाम, अंसार डाइन, बोको हराम, हक्कानी, हयात तहरीर, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, जैसे मोहम्मद, जैसे मुजाहिदीन, ऐसे ऐसे करीब 60 आतंकवादी संगठन हैं। ये बन क्यों रहे? पहले तो भारत में राम राज्य था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरश्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति से रहते थे, सब लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। ये समस्या हुई कैसे? अशांति क्यों बढ़ती गई? आपके घर में 4 बच्चे हों और चारों बच्चों को आप अलग अलग स्कूल में भेजो, जहां चारों की किताब अलग अलग हो, सगे 4 भाई, और चारों को अलग अलग स्कूल में भेज दो आप, जहां बिल्कुल चारों की अलग अलग किताब हो। 10 साल वहां पढ़ने के बाद चारों भाई एक जैसा सोचेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं सोचेंगे। एक्चुअल में सोचने की, समझने की शुरुआत तो पेट से ही हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि 6वें महीने से बच्चा सुनने लगता है मां के माध्यम से। मां जो सुनती है उसको वो भी सुनता है। पैदा होने के बाद तो निश्चित रूप से 1 साल के बाद तो बिल्कुल बोलने भी लगता है, कुछ दिन थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर देता है। व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है, आंखों से हम क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या भोजन करते हैं। जैसा हम सुनते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा भोजन करते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जैसा गाना सुनते हैं, जैसी कहानियां सुनते हैं, जैसी चीजों को सुनते हैं, वैसे ही हमारा सोच डेवलप होती। जैसी सोच डेवलप होती वैसे हमारा व्यवहार डेवलप होता है। और जब व्यवहार अलग अलग हो जाता है तो व्यवहार में टकराव शुरू हो जाता है।
इस पूरी अशांति का कारण क्या है? और इसका समाधान क्या है? मेरा यह मानना है कि अगर घर के एक ही मां के पेट से जुड़वा बच्चों को अलग अलग स्कूल में डाल दिया जाए, अलग अलग किताब रख कर दिया जाए, तो उनके अंदर भी भेदभाव शुरू हो जाएगा। तो भारत में जहां 40 तरीके की एजुकेशन बोर्ड बने हुए हैं, 40 तरीके की किताबें चल रही हैं, बहुत सारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है ये पता भी नहीं है, कौन सी किताब चल रही है ये भी नहीं पता है, कौन पढ़ाने वाला है सरकार को ये भी नहीं पता। ऐसे में भारत में शांति स्थापित हो कैसे सकती? और एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में 1905 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। पंडित नंदराम, जोर से बोलिए, टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। कश्मीरी ब्राह्मण थे वो, बहुत होशियार थे, बहुत मेहनती थे, बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत ईमानदार थे। अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के दम पे वो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। खूब सड़कें बनवाई उन्होंने, तालाब खूब बनवाए, शादी विवाह के घर खूब बनवाए, खूब विकास के कार्य किया उन्होंने। लेकिन पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के अंतिम प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद दोबारा कोई वहां हिंदू प्रधानमंत्री, उनसे एक ही भूल हुई कि उन्होंने वहां पे यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं किया। खूब विकास किया और इतना मतलब इतने पावरफुल थे, इतना उनकी वहां पे चमक थी, उन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलवा दिए। अब आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति जो इतना पावरफुल हो कि अपने नाम का सिक्का चलवा दे, अपने नाम की सड़कें बनवा दे, अपने नाम के स्कूल तालाब खुलवा दे, अपने नाम के जो है बाकी सब व्यवस्था कर दे, वो क्या एजुकेशन सिस्टम बदल नहीं सकता था? क्या बदल सकता था? लेकिन उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, काम करो, जो जो पढ़ना चाह रहा है पढ़ने दो, जो जो सब चलने दो। नतीजा यह निकला, बाद में उनको तख्ता पलट करके उनको भगाया गया वहां से, और आज अफगानिस्तान की क्या स्थिति आपके सामने। कभी कभी मैं सोचता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने काम किए अपने सामर्थ्य के दम पे, अपने पौरुष के दम पे, उन्होंने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया जिसके कारण बाद में समस्याएं हैं? स्वाभाविक सी बात है, सब कुछ, हर व्यक्ति सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी काम तो होगा जो छोड़ जाएगा आगे वालों के लिए। मैं ये सोचता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राजपाट के दौरान जो जो काम किया, उसमें कौन सा काम नहीं किया जो अब आज के शासकों को करना चाहिए? या मैं कभी यह भी सोचता हूं कि पृथ्वीराज चौहान ने 18 बार माफ क्यों किया? या तो उनको इतना अहंकार था अपनी शक्ति के ऊपर, कोई बात नहीं, माफ कर दो, आएगा ना फिर मसल दूंगा, आएगा फिर मसल दूंगा। या तो यह था, या तो उनको गोरी का इंटेंशन नहीं पता था कि वो 18 इतनी बार क्यों हमला कर रहा है। घर का आदमी, घर का जो मुखिया गलती करता है तो घर सफर करता है, वार्ड का मुखिया गलती करता है तो पूरा वार्ड सफर करता है, प्रदेश का मुखिया गलती करता है तो पूरा प्रदेश सफर करता है, लेकिन देश का मुखिया गलती करता है तो पूरा देश सफर करता है। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि पहले हमले या दूसरे हमले या तीसरे हमले में अगर पृथ्वीराज जी ने
गोरी को कुचल मसल के वहीं पे खत्म कर दिया होता, तो शायद बाद वाले आतंकियों की हिम्मत नहीं पड़ती दोबारा भारत पर अटैक करने। और अगर नहीं हुआ होता तो शायद हम 500 साल या 400 साल या 300 साल गुलाम नहीं रहे होंगे। और जो काम मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब पूरा रूल स्थापित कर ही लिया अपना, तो जिन लोगों को मुगलों के समय में कन्वर्ट किया गया था तलवार के दम पे, एक फरमान जारी कर दिया होता कि जो लोग मुगलों के टाइम पे कन्वर्ट हुए ये सब लोग घर वापसी कर लें। हो सकता था कि नहीं? उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन रोकने वाला था क्या? कोई सुप्रीम कोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने आती क्या? अरे वो जो कहते वही होता। इतने प्रतापी राजा थे, एक बार कह देते एक काम करो भाई, जितने लोग गए ना भी औरंगजेब टाइम में या इसके पहले बाबर, हुमायूं, गजनी गोरी के टाइम में, सब लोग आ जाओ, पलट जाओ, अपने उसी जाति में आ जाओ जहां से गए थे, अपने उसी गोत्र को अपना लो। हो सकता था कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। तो आज शांति ज्यादा होती कि नहीं? हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपने पूर्वजों के अधूरे कामों को समझना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है। क्योंकि छोटी सी भूल बहुत भारी पड़ती है। अगर पृथ्वीराज जी ने कुचल दिया होता तो राजस्थान में इतनी माताओं को जौहर नहीं करना पड़ता, जो बाद में इतनी माताओं को जौहर करना पड़ा। शुरुआती समय था वो, उसी समय अगर कुचल दिया होता और ये समझ लिया होता कि भाई ये 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया, 8 बार आया, 9 बार, 10 बार। एक चीज बताओ, अगर कोई व्यक्ति केवल सोने चांदी के लिए आक्रमण करेगा, धन के लिए आक्रमण करेगा या सत्ता के लिए आक्रमण करेगा, तो 18 बार क्यों करेगा? आपके घर में कोई चोर आए चोरी करने, 1 बार में ताला टूटा नहीं, 2 बार में ताला टूटा नहीं, 3 बार में नहीं ताला टूटा, तो हर बार आपके घर थोड़ी ताला, वो कहीं और जाके लूटेगा। आप ही के घर पे बार बार क्यों आएगा? छत्रपति शिवाजी पृथ्वीराज जी अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे थे, जबकि गजनी किसके लिए लड़ रहा था? जोर से बोलिए जरा, किसके लिए लड़ रहा था वो? इस्लाम के लिए।